हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज फिर हम एक नई वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो जो है एक मज़ेदार वीडियो है। और ये वीडियो आपको एक ट्रिक के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट भी बनाने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो आज हम लोग, जैसा कि पीछे मैंने लिख रखा है कुछ डेटा, यहाँ पर मैंने मगध साम्राज्य के बारे में बात की है। तो मगध साम्राज्य का कैसे आपको जानकारी मिलती है इस मगध अंपायर के बारे में, तो हम ये लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सवाल उठता है कि मगध साम्राज्य के बारे में जानकारी आपको मिलती कहाँ से है। तो आपको ध्यान रखना होगा दो साहित्यों के बारे में। एक साहित्य का नाम है अगुंतर निकाय। अगुंतर निकाय ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ बौद्ध ग्रंथ है और इस अगुंतर निकाय में ही सर्वप्रथम हमको महाजनपद काल के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थात महाजनपद काल के बारे में ये जानकारी मिलती है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे। उन 16 महाजनपदों में से एक था मगध। तो आज हम मगध के बारे में जानेंगे और मगध से पहले हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये 16 महाजनपद एक्चुअल में क्या हैं और कहां पर इनका क्षेत्राधिकार था, किस क्षेत्र में ये थे। तो अगुंतर निकाय के अलावा जो दूसरा साहित्य है भगवती सूत्र, ये एक जैन ग्रंथ है। इस ग्रंथ से भी आपको मगध या हम कह दें महाजनपद काल की जानकारी मिलती है। तो कुल महाजनपद काल आपको दिखाई पड़ते हैं 16 महाजनपद। मैंने एक एक करके सारे महाजनपदों के नाम लिख रखे हैं और उनकी कैपिटल भी लिख रखी है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण रहती है। अगर आप किसी एक दिवसीय परीक्षा में बैठते हैं तो वहां पर सीधा सीधा किसी महाजनपद का नाम और उसकी राजधानी और उसका लोकेशन, वह किस राज्य के अंतर्गत आता है, सीधा सीधा प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहला और सबसे खास और सबसे विशाल और सबसे ताकतवर जो महाजनपद था जिसका नाम था मगध। मगध पर हम आज थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार सारे जो 16 महाजनपद हैं उनकी अवस्थिति और लोकेशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला महाजनपद आपको मगध, जिसकी राजधानी राजगृह या राजगीर, ध्यान रखना मैंने कई सारी चीजें कम जगह होने के कारण मेंशन नहीं की है, मैं आपको बताता चलूंगा। आप जब अपना नोट्स बनाए तो वहां पर उस चीज को नोट करते चलना। मगध की राजधानी राजगृह या राजगीर थी, जो एक 5 पहाड़ियों के बीच में ये क्षेत्र था। और राजगीर एक ऐसा कैपिटल था मगध का जो अभेद किला था, यानी कि उस पर आक्रमण करने के बाद भी आप उसको जीत नहीं सकते थे। उसको जो 5 पहाड़ियां थी वो उसको सुरक्षा प्रदान करती थी और ये नदी के द्वीप में भी था। तो इसकी एक भौगोलिक अवस्थिति इस प्रकार की होने के कारण राजगीर को जीतना बड़ा मुश्किल काम होता था और यही कहीं ना कहीं मगध अंपायर की एक सबसे अहम कड़ी थी। अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझें तो आप मगध का क्षेत्र, गया और जो पटना का इलाका है, ये सारा इलाका मगध अंपायर के अंतर्गत ही आता था। बड़ा उपजाऊ था, बड़ा फर्टाइल था और इसलिए इस क्षेत्र में समृद्धता बहुत ज्यादा थी और जो भी शासक होते थे मगध को जीतने का ही प्रयास करते थे। इसके बाद जो अगला राज्य हम देखते हैं अंग या चंपा। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा, बज्जी की राजधानी वैशाली। ठीक है, ये तीनों जो क्षेत्र हैं, अंग, बज्जी, ठीक है, और मगध, ये तीनों बिहार के अंतर्गत आते हैं। ये भी सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद किस राज्य में है। तो आपको ध्यान रखना है मगध, अंग और बज्जी ये तीनों बिहार में थे। अंग की चंपा राजधानी, बज्जी की वैशाली। उसके बाद कुछ नीचे मैंने अन्य महाजनपद लिखे हैं, जैसे काशी की राजधानी वाराणसी। आप जानते हैं काशी वही वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री महोदय का संसदीय क्षेत्र है। कौशल यानी श्रावस्ती, साकेत वाला इलाका। श्रावस्ती जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो श्रावस्ती जिला है उसे कौशल के नाम से जानते थे। मल्ल यानी कि जो जहां पर भगवान बुद्ध ने अपने प्राणों का परित्याग किया था उस जगह का नाम कुशीनगर है। उसी कुशीनगर को प्राचीन काल में मल्ल के नाम से जानते हैं।
कौसाम्बी जिला आप लोगों ने सुना है। कौसाम्बी को पहले वत्स के नाम से जानते थे और वत्स की राजधानी कौसाम्बी हुआ करती थी। तो इधर मैंने सारी राजधानी मेंशन की है, इस बात का ध्यान रखना। एक पांचाल क्षेत्र पड़ता है। पांचाल आप जानते हैं, ये जो वदायूं और फर्रुखाबाद कन्नौज का जो क्षेत्र है उसी को पांचाल कहते थे। पांचाल की राजधानी यहाँ पर अहिच्छित्र या काम्पिल्य, आपको ध्यान रखना है। पांचाल की राजधानी अहिच्छित्र या काम्पिल्य। वीडियो को पूरा नोट करते हुए चलना, तभी आपको इसका जो लाभ है वो तभी मिल पाएगा। तो पांचाल की कैपिटल अहिच्छित्र या काम्पिल्य थी। काम्पिल्य वर्तमान में भी बड़ा फेमस जगह है हमारा, वहां पर होम डिस्ट्रिक्ट है हमारा फर्रुखाबाद, तो वहीं से हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है काम्पिल्य, बड़ा ऐतिहासिक जगह है। आगे बात करते हैं कुरु। कुरु की बात करें तो कुरु ये जो क्षेत्र है ये दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था। ध्यान रखना, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है ये इसी के अंतर्गत आता था। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हालांकि ये जो दिल्ली है पहले इसी के अंतर्गत अधीन आता था, यानी कि उत्तर प्रदेश के। तो कुरु देख रहे हैं, कुरु इंद्रप्रस्थ, यानी कि जो वेस्टर्न, आपने देखा होगा कि जो हमारा गौतम बुद्ध नगर है यानी नोएडा है, उसका जो क्षेत्र है वो इसी के अधीन आता था। तो इसीलिए आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको महाजनपद देखने को मिलते हैं जो उत्तर प्रदेश में जिनका विस्तार था। लेकिन इंद्रप्रस्थ का कुछ हिस्सा दिल्ली वाले क्षेत्र में भी था, तो कुछ उत्तर प्रदेश में था। तो यहाँ पर आप इस चीज को ध्यान रखेंगे समन्वय बनाते हुए कि क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूरा इंद्रप्रस्थ उत्तर प्रदेश में था, ऐसा नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ हिस्सा इंद्रप्रस्थ का आज वर्तमान दिल्ली में है, उसका कुछ हिस्सा हमारे उत्तर प्रदेश में भी आता था, जैसे मेरठ वाला क्षेत्र जो है वो सब इसी के अधीन आता था। एक है सूरसेन। सूरसेन ये मथुरा का क्षेत्र होता था। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी और आप जानते हैं मथुरा जिला जो है आज हमारे उत्तर प्रदेश में है। चेदी ये सुप्तमती वाला इलाका था। तो ये कुल मिलाकर 8 महाजनपद जो थे वो उत्तर प्रदेश में थे और 3 जो थे बिहार में थे। इसके बाद हम चलते हैं आगे महाजनपदों के बारे में। एक महाजनपद आप लोगों ने सुना है आवंती, बहुत प्रमुख ये क्षेत्र है। मौर्य काल में अशोक यहीं का गवर्नर बनता है। तो आवंती जो है इसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। आप जानते हैं उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर है। तो आवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती ये मध्य प्रदेश में है। 13वां जो महाजनपद आप देख रहे हैं मत्स्य महाजनपद जो था ये इसकी राजधानी विराटनगर और राजस्थान में ये क्षेत्र था। 14वां जो महाजनपद देख रहे हैं अस्मक के विषय में ध्यान रखना। अस्मक की जो राजधानी थी वो थी पोटन या पोटली, ये दक्षिण का था। तो दक्षिण में अस्मक था। आप ध्यान रखेंगे दक्षिण भारत में, ये आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद था। तो दक्षिण भारत का यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है अस्मक। अच्छा, इसके बाद ध्यान रखना आप ये कि कंबोज जो है, कंबोज जो राजपुर जिसकी राजधानी थी हाटक, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो कंबोज आप जानते हैं अफगानिस्तान का इलाका है। कंबोज और गंधार, कंबोज और गंधार ये दोनों अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में इनका अधिकांश क्षेत्र विस्तृत है। कंबोज की कैपिटल राजपुर या हाटक थी, जबकि गंधार की कैपिटल तक्षशिला थी। तक्षशिला में आप जानते हैं बहुत बड़ा विश्वविद्यालय भी है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय भी कहाँ, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान में पड़ता है। तो भारत में वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, लेकिन पहले ये पूरा हिस्सा भारत का ही पार्ट हुआ करता था। भारत से बाहर ये दोनों क्षेत्र। तो आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि महाजनपदों में वो कौन कौन से महाजनपद हैं जो भारत से बाहर है, वर्तमान भारत से बाहर है। तो कंबोज और गंधार दोनों याद रखना। अब आते हैं हम लोग आज के जो जिस लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, जो मेरा मूल उद्देश्य है कि आपको एक होता है क्या है कि मगध पर शासन करने वाले वंशों को याद करने में बड़ी दिक्कत आती है। कई सारी परीक्षाएं आप देते हैं, चाहे वह वनडे एग्जाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम हो। वहां पर क्या किया जाता है
कि कई सारे वंशों का सीक्वेंस मिलाने के लिए दिया जाता है कि कौन से वंश के बाद किस वंश का शासन आया। तो अगर आप मेरी वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं तो आपने इस प्रकार के प्रश्न कई बार टैकल किए होंगे, उम्मीद ऐसी मैं करता हूं। अगर नहीं किए हैं तो आज के बाद आपको ये क्वेश्चन कभी भी परेशान नहीं करेगा। कैसे करेंगे उसके लिए आपको ध्यान रखना है हसीना माशुका। देखो अब पहले बात करते हैं मगध साम्राज्य की। तो मगध साम्राज्य का जो ड्यूरेशन है वो 558 से 28 बीसी तक आपको देखने को मिलता है। कुछ किताबों में ये डेटा आपको अलग मिलेगा, तो 554 से लेकर 28 बीसी तक मिलेगा। कुछ किताबें और मगध अंपायर को हर्यक वंश से पहले से लेकर चलती हैं, तो अलग अलग किताबों में ये अलग अलग डेटा मिलेगा। मैंने यहाँ पर जो डेटा आपको दिया है ये डेटा हर्यक वंश से शुरू होकर ध्यान रखना कण्व वंश तक का डेटा है, ठीक है। हर्यक वंश के बारे में भी मतभेद रहता है। कोई किसी किताब में आपको 554 मिलेगा, किसी किताब में 558 मिलेगा, तो इस बात को लेकर भी अलग अलग किताबों में मतभेद है, तो आप इस बात को जहन में रखेंगे। अब आते हैं हम हर्यक वंश के बारे में। तो हर्यक वंश का जो ओवरऑल आपको ड्यूरेशन दिखाई पड़ता है 558 से लेकर 413 बीसी तक। इस वंश का संस्थापक आप जानते हैं कौन था? मगध पर शासन करने वाला ये सबसे पहला प्रभावशाली वंश आपको यही देखने को मिलता है। तो बिंबसार जो था मगध पर सबसे सफल और सबसे प्रतापी राजाओं में से एक था। बिंबसार के बारे में आप जानते हैं कि इसका पुत्र अजातशत्रु था और अजातशत्रु का पुत्र उदयन था। ध्यान रखना अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था और इसीलिए अजातशत्रु को पितृहंता, है ना, भी पितृहंता के नाम से भी जानते हैं और हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि बिंबसार ने अजातशत्रु ने बिंबसार की हत्या कर दी और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। तो यानी कि इसमें वो कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो बिंबसार के जो पुत्र थे अजातशत्रु, उन्होंने पिता की हत्या कर दी, तो अजातशत्रु के पुत्र ने भी उनकी हत्या कर दी। ये क्रम बदस्तूर चलता रहा। आपको ध्यान रखना हर्यक वंश का जो अंतिम शासक है वो है नागदशक। मैंने यहाँ पर सारे शासकों को मेंशन नहीं किया है, आप लोग इस बात को ध्यान रखना। जो एग्जाम ओरिएंटेड सवाल बनते हैं मैंने उन्हीं को लेने का प्रयास किया है। आपसे कई बार पूछ देता है कि बताइए अजातशत्रु का संबंध किस वंश से है, उदयन का संबंध किस वंश से है। तो इस तरीके से आपको प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको आप टैकल कर पाए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बड़े महत्वपूर्ण शासकों का ही जिक्र किया है। तो बिंबसार क्रम यही है, सीक्वेंस यही है, इसमें नो डाउट, आप कतई निश्चिंत रहें। बिंबसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन, उदयन के बाद नागदशक। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। यहाँ पर ध्यान रखना है ये कि नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की नींव रखी और यहाँ से अब शिशुनाग वंश जो चला 413 बीसी से लेकर 345 बीसी तक आपको शिशुनाग वंश के बारे में अध्ययन करने को मिलेगा। आप ध्यान रखेंगे कि शिशुनाग वंश में जो अगला शासक था काकबर्ण, बड़ा ही महत्वपूर्ण शासक था। क्षेमधर्मन शासक था। नंदीवर्धन, कई किताबों में आपको मिलेगा कि शिशुनाग वंश का अंतिम ऑफिशियल जो शासक है वो नंदीवर्धन है। तो आपको मैं यहाँ पर बताता चलूं, कुछ किताबों में आपको शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन मिलेगा, जबकि कुछ किताबों में महानंदी भी मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब यहाँ पर ध्यान रखना, महापद्म नंद जो था, इसके बारे में ये कहा जाता है अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा कि ये एक वेश्या के गर्भ से पैदा हुआ था और ये जो था क्षत्रियों का नाश करने वाला व्यक्ति था, इसीलिए इसे क्षत्रिय हंता भी कहते हैं। और इसने नंदीवर्धन की हत्या करके यहाँ पर मगध साम्राज्य में एक नंद वंश की नींव रखी। तो नंद वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? महापद्म नंद। महापद्म नंद के बाद कोई भी ऐसा दमदार शासक नहीं रहा नंद वंश में। हालांकि टोटल ओवरऑल आप नंद वंश को देखेंगे तो लगभग 10
शासकों ने इस वंश में शासन किया, जिनमें से 8 शासक तो सिर्फ एक एक साल शासन करके चले गए। तो इसीलिए मैंने उन 8 शासकों को उनके बारे में कोई प्रश्न आता नहीं है, तो मैंने सिर्फ 2 शासकों को लिया है। एक तो संस्थापक महापद्म नंद, दूसरा धनानंद, जो इस वंश का अंतिम शासक था। धनानंद बड़ा ही सनकी स्वभाव का शासक था, ईगोइस्टिक शासक था। आप जानते हैं इसी ने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे ब्राह्मण का, एक अध्यापक का, एक शिक्षक का जब अपमान कर दिया, तो चाणक्य ने ही ये अपनी, जो आपने कहानी सुन रखी होगी, अपनी जो चोटी थी उसको ना बांधने का प्रण लिया और कहा जब तक हम तुम्हारा साम्राज्य को समाप्त नहीं कर देंगे तब तक ये ब्राह्मण अपनी चोटी नहीं बांधेगा। तो इतना क्रोध जो है धनानंद के प्रति चाणक्य का जब यहाँ आया, तो चाणक्य ने, आप जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को एक डेवलप किया, एक बच्चे से लेकर उसको युवावस्था और उसको एक कुशल व्यक्ति बनाया। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने इस धनानंद को पराजित करके इस मगध की गद्दी पर अपने मौर्य वंश की नींव रखी। मौर्य वंश में आपको किन किन शासकों के बारे में ध्यान रखना है, मैं यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, संक्षेपण जो हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो उस पर बात कर रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार उसका पुत्र, फिर बिंदुसार का पुत्र अशोक, अशोक का पुत्र दशरथ मौर्य और दशरथ मौर्य का पुत्र बृहद्रथ। तो ये बृहद्रथ तक आपको ध्यान रखना है। यहाँ बृहद्रथ जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक आपको देखने को मिलता है। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की, जो कि बृहद्रथ का सेनापति था, और इसने एक बार पुनः ब्राह्मण वंश की नींव रखी। इस तरीके से अब शुंग वंश शुरू होगा। शुंग वंश का शासनकाल 125 बीसी से 73 बीसी तक है। शुंग वंश में आपको 3 प्रमुख शासकों को ध्यान रखना है। एक तो पुष्यमित्र शुंग, दूसरा अग्निमित्र, तीसरा देवभूति जो अंतिम शासक है। और देवभूति की हत्या कर देता है वासुदेव। वासुदेव हत्या करके कण्व वंश की नींव रखता है। कण्व वंश का शासन काल है 73 बीसी से लेकर 28 बीसी तक। बीसी का मतलब ईसा पूर्व है। वासुदेव इस वंश का संस्थापक, उसके बाद भूमिमित्र और लास्ट जो है सुशर्मा। सुशर्मा जो है इस वंश का अंतिम शासक आपको देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। अब सवाल ये उठता है, मैंने ये सारी चीजें आपको क्यों बताई? यहां पर आपको एक ट्रिक दिख रही होगी। ये ट्रिक जो है ना, ये आपका काम आसान करने वाली है। ये सारी डेटा आपको कैसे याद रखने हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है हसीना माशुका। हसीना माशुका से आप ध्यान रखेंगे सारे वंशों का क्रम, जो मगध साम्राज्य पर जिन्होंने शासन किया। हा से हर्यक, सी से शिशुनाग, ना से नंद, मा से मौर्य, सु से शुंग, का से कण्व। हो गया ना, खेल खल्लास है ना। हा से हर्यक, सी से शिशुनाग, ना से नंद, मा से मौर्य, का से कण्व, ठीक है, सु से शुंग। तो हसीना माशुका, हसीना माशुका ये क्या हो गया? मगध अंपायर पर शासन करने वाले वंशों का क्रम। अब इसमें और चीज मैंने 2-3 चीजें और जोड़ दी। हसीना माशुका 7, ध्यान रखना मगध साम्राज्य पर सातवाहन वंश के शासकों का भी शासन रहा है। तो हसीना माशुका 7 और 7 वंश का संस्थापक, सातवाहन वंश का संस्थापक आप जानते हैं सिमुक था। कौन था? सिमुक। आप लिख लेना। हसीना माशुका 7 गुप्तपाल, गुप्तपाल यानी कि सातवाहन वंश के बाद गुप्त शासकों ने शासन किया, और गुप्त वंश का संस्थापक आप जानते हैं श्रीगुप्त था। और लास्ट क्वेश्चन आज का मैं क्वेश्चन आपको छोड़कर जा रहा हूं, पाल वंश। तो पाल वंश का आपको संस्थापक बताना है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से अगर कोई वीडियो बना रहा हूं, तो आप थोड़ा सा वक्त निकाल के एक कमेंट तो बनता है। कई बार मेरी तबीयत भी नासाज होती है, लेकिन आप लोगों के लिए सोचता हूँ इस सर्दी के मौसम में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और आपको आप तक पहुँच बनी रहनी चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ सब लोग सपोर्ट करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। और इसी तरीके से प्यार बनाए रखें, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जिंदाबाद।